हुआ जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं पता कि कहां और कैसे करें इन्वेस्ट? आप फिर भी जीत सकते हैं लाखों के नाम सिर्फ CNBC आवाज पर, वो भी हर घंटे। बस 15 अक्टूबर को इन्वेस्टर महाकुंभ के दौरान पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। इन्वेस्टर महाकुंभ 15 अक्टूबर को सिर्फ CNBC आवाज पर। CNBC आवाज पर इन्वेस्टर महाकुंभ का ये फिनाले है। रिलायंस कैपिटल के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट मधुसूदन केला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एसेट का मैनेजमेंट करने के लिए ये स्ट्रेटजी बनाते हैं। 10 साल में उनकी अगुवाई में ही रिलायंस म्यूचुअल फंड का एसेट 200 करोड़ रुपए से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया था। इसके पहले कि हम केला साहब से सवाल पूछें, हम चलेंगे अब शिखा जी के पास। सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में यही एक सवाल है कि क्या इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर ब्रेक लग गया है? आपको तो ये अंदाजा होगा शिखा मैडम की CEO इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या एक बार फिर उन्हें IIP के आंकड़े या GDP में उछाल आएगा नहीं, इस तरह की बातों का फिक्र दिखता है। देखिए, इंडिया की डेमोग्राफिक्स तो promising है, because we have a young working population and an aspirational working population, and that is the basis on which सारा जमाना believe करता है और हम भी believe करते हैं that for the next few decades India will have a higher rate of growth than the world. Now, and if we look at our consumption story, despite all the uncertainty around the globe and all the uncertainty and the high interest rates that are happening, our consumption story has held up reasonably well till now, and that is fundamentally because of the demographics and the domestic consumption of our economy. So वो तो रहेगा ही. Now, why our company is not investing for this growth story? There's a little bit of lack of clarity on some approvals that they may need. It is also a high interest rate environment, तो थोड़ी सी रिस्क एपेटाइट कम है सबकी। मगर ये सब मूड चेंज होने में, रिस्क एपेटाइट चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर पॉलिसी पे क्लैरिटी हो गई, अगर इंटरेस्ट रेट्स थोड़े स्टेबलाइज होते हुए लगे, तो ज़रूर से इन्वेस्टमेंट वापस आएगा और ग्रोथ वापस आएगा। तो ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कि मार्केट में क्या होने वाला है और कब होने वाला है बहुत ही मुश्किल है। सो आई मे साउंड लाइक अ स्टक रिकॉर्ड, मगर मेरी एडवाइस यही है कि आप मार्केट्स को टाइम करने की कोशिश ना करिए। आप सिस्टमैटिकली सोचिए आपके गोल्स क्या हैं और आपको इन सब एसेट क्लासेस में धीरे धीरे एक्सपोजर बिल्ड करना चाहिए। ओके, अब केला साहब आपके पास आएंगे। जिस तरह से सभी लोग इस समय परेशान हैं और जैसे कि सवाल हमने उठाया शिखा जी के साथ भी कि कंपनीज भी इन्वेस्ट करने से घबरा रही हैं, तो जाहिर है कि लोग जो उनके शेयर खरीदने जा रहे हैं उन्हें तो घबराना ही चाहिए। ये इस माहौल को आप कैसे असेस कर रहे हैं? सिंघवी साहब अभी कह रहे थे कि करीब 12 से 15 महीने और मुश्किल में जाएंगे। आपने करीब 6 महीने पहले कहा था कि 6 से 9 महीने की बात है, तो अब ये बुरा वक्त निकलने वाला है। जैसे शिखा मैडम ने कहा कि कोई भी चीज को, मार्केट को टाइम करना इस वक्त बहुत डिफिकल्ट है और इतने सारे वेरिएबल्स इस वक्त मार्केट में कि कभी ग्रीस परेशान करता है, कभी अमेरिका परेशान करता है, कभी इन्फ्लेशन परेशान करता है, कभी GDP ग्रोथ रेट परेशान करती है। तो ये समय काफी जम्बल्ड अप है। पर मैं सिर्फ 2 बातें बोलना चाहूंगा। ये गिवन फैक्ट है कि भी अब सिंघवी साहब 15 महीना बोलेंगे, मैं 6 महीना बोलूंगा, कोई और 8 महीना बोलेगा। ये गिवन फैक्ट है कि ये जो घबराहट मार्केट्स में है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स को लेके या परफॉर्मेंस को लेके, ये काफी समय से है और बाजार हमेशा आगे चलता है। तो जिस दिन ये घबराहट खत्म हो जाएगी उस दिन इंडेक्स और शेयरों के भाव कुछ और रहेंगे। ये घबराहट है, इसीलिए तो 90% डिस्काउंट में ऊपर से शेयर मिल रहे हैं। दूसरा फैक्ट आप देखिए, जो इंडेक्स अभी इस वक्त है, नवंबर 2006 में जो इंडेक्स था वहीं पे अपन खड़े हैं। अभी 5 साल निकल गए रफली, एंड इंडेक्स का स्तर वही बना हुआ है। तो बात अगर इन्वेस्टर के नजरिए से आप देखिए तो 2 तरीके की निफ्टी इस समय चल रही है। एक निफ्टी जो अंडर परफॉर्मेंस वाली है, जिसमें आपके रियल एस्टेट है, ऑटो सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के स्टॉक्स हैं। हमने कुछ काम किया था इसके ऊपर। हमारे हिसाब से वो डिराइव निफ्टी जो है वो करीब 2500 और 2800 के बीच में, और जो कंजम्पशन वाली निफ्टी है, जो कंजम्पशन बास्केट है, वो करीब 6500 और 7500 के बीच में।
अगर हम उनका निफ्टी का इंडेक्स बनाए तो मेरा ये मानना है कि आपको ये देखना है कि इस वक्त अगर मैं एक ऐसा निवेशक हूं जो स्टॉक्स को समझता है, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सिर्फ आपको पेशेंस और एक टाइम फ्रेम की जरूरत है कि आप इसको एकदम निचला स्तर की यहीं पे बॉटम है ऐसे करके खरीद सकता हूँ। 20 साल से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और मैं भी असफल हूँ। कोई भी आदमी उसको बॉटम को पकड़ नहीं पाया, और जो देखता रहता है, जो इंतजार करता रहता है ना, बहुत सारे लोग, मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था यार, मैं 2001 की बात बता रहा हूँ कि ऑयल का भाव हो गया $30 का $40, और वो परेशान घूम रहा था कि $40 हो गया, 40 का 150 हो गया, इंडेक्स भी 5 गुना हो गया। तो बहुत सारे फाइनली अपने को ये देखना है कि वैल्यूएशन कहाँ पे है और कौन सी कंपनी है। तो मुझे लगता है ये बास्केट जो अंडर परफॉर्मिंग है वहां पे काफी सारी अपॉर्चुनिटी है। शायद एक फंड मैनेजर का, एक स्टॉक पिकर का मार्केट है जो आपको काफी बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन अच्छे स्टॉक भी चूंकि मार्केट के साथ, दुनिया की घबराहट के साथ नीचे आते हैं, तो क्या इस वक्त हम ये माने कि करीब 4700 के जो लेवल हमने देखे वो एक तरीके से मार्केट ने बॉटम बना ली है, सारी आने वाली बुरी खबरों को पचा लिया है? एक उसमें मेरी होप वैल्यू तो रहेगी, बिकॉज मैं तो हमारे को अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम इतना बड़ा पैसा लोगों का मैनेज करेंगे ही नहीं। तो मुझे क्या लगता है कि अगर ग्लोबल डिबैकल और यहाँ से कुछ नहीं होगा, और मैं काफी समय से ये बोल रहा हूँ कि इस वक्त ये ग्लोबल जो प्रॉब्लम है ये अब जो गवर्नर से, सेंट्रल बैंक के गवर्नर से, उनसे हट के पॉलिसी मेकर और पॉलिटिशियन के पास पहुंच गई है। तो अभी आज जैसे हम आप बात कर रहे हैं, अभी वो G20 की मीटिंग चल रही है, तो नाउ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। अब बहुत सारे देशों के सर्वाइवल का प्रश्न है। बिल्कुल। सिंघवी साहब, यहां मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। अभी जैसा ही बता रहे हैं G20 का, और ग्लोबल डिबैकल कहां से क्या आ जाएगा ये तो किसी को नहीं मालूम। वॉल स्ट्रीट में प्रोटेस्ट हो रहा है, वॉल स्ट्रीट की पूरी एक जो ये थ्योरी, एक जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, और उसके समर्थन में दुनिया के दूसरे देशों में प्रोटेस्ट हो रहा है। भारत में लोकतंत्र जब अपने आप को दिखाता है तो बड़ी ताकत से दिखाता है। कॉर्पोरेट दुनिया में अगर ये लोकतंत्र इस रूप में न दिखे, ऐसे दिन हमको न देखने पड़े, इसके लिए कुछ बड़े अलर्ट की, वार्निंग सिस्टम की जरूरत हमको है कि हम बच सकते हैं, हमारी अपनी ताकत है और उनसे हम अलग रास्ता निकाल सकते हैं। तो आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा फिक्रमंद बनाती है कि ये अगर एड्रेस नहीं किया तो हमारे लिए ऐसी दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं? अगर आपका सवाल मैं थोड़ा ठीक समझ पाया हूं तो आपका कहना यह है कि कौन से ऐसे डिस्क्लोजर्स हैं या कौन सी ऐसी वार्निंग्स हैं जो होनी चाहिए जिससे पता चले कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारा रुख किस तरफ का है, तो हम वो वॉल स्ट्रीट के जो आज प्रॉब्लम्स हैं वो उनसे शायद अलग रहें। हमारे साथ एक मुश्किल सबसे ज्यादा ये हुई है कि हमने ज्यादा करके फॉलो किया है, ज्यादा करके कॉपी करने की कोशिश की है। हमने कभी ये नहीं किया कि ये हमारी मॉडल है, ये हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है और ये हमारा बिजनेस है। हमने हमेशा सोचा अमेरिका में अगर ये होता है तो बहुत अच्छा होता होगा, हम उसको कॉपी कर लो, और ज्यादा प्रोटेस्ट भी उसी चीज का हुआ, अरे अमेरिका में ये होता है हम यहाँ क्यों नहीं ये कर रहे हैं। पर आई थिंक हम काफी अलग हैं, हम एज ए देश अलग हैं, हम ऐसे कौम अलग हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरा एक ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज भी जो डिस्क्लोजर्स हैं कंपनीज का, और कंपनीज का एक जो रवैया है कि ज्यादा करके काम होता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर, और मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि वो आउटसाइड शेयर होल्डर है, वो पब्लिक शेयर होल्डर है। हमारे प्रोमोटर शेयर होल्डिंग जो है वो 30-40% की है, तो माइनॉरिटी कौन हुआ? तो इसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप ये देखें कि अगर कंपनी ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोज करे और एक इस तरह का माहौल बने कि कोई भी कंपनी इस तरह से काम करके निकल नहीं सकती, तो सत्यम जैसे केसेस ना हो जिससे इन्वेस्टर को एक बड़ा शॉक लगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन एक आम आदमी के पास में, एक निवेशक के पास में बहुत ही कम है। वो कभी बैलेंस शीट उसने उठा के देखी भी नहीं है, और वो इन्वेस्ट करता है एक पैटर्न के हिसाब से। वो एक कम होना चाहिए। जैसे मधु ने बताया कि म्यूचुअल फंड इज अ गुड एरिया टू रियली लुक एट इन्वेस्टमेंट, पर म्यूचुअल फंड के अंदर भी मैंने देखा है कि जो फंड मैनेजर्स हैं वो ज्यादा करके कंपनीज की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं बतौर की इन्वेस्टर की गुड बुक्स में। तो वो चेंज होना। ये आपने एक रिलेवेंट मुद्दा छेड़ा इस पर, इसके पहले कि शिखा जी के पास चलें, मधु आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। म्यूचुअल फंड तो बड़ी पुरानी इंडस्ट्री हो गई है, उसके बावजूद जितना इसका ग्रोथ होना चाहिए था, अभी कोई 7-8 लाख करोड़ के आसपास का होगा टोटल जो आप लोग मैनेज करते होंगे, ये ग्रोथ क्यों नहीं हो पाया है? इसके 2 रीजन है। अगर आप एक देखिए ना कि रिटर्न जिस हिसाब से बननी चाहिए, जैसे मैंने देखा कि लास्ट 5 साल में अगर इंडेक्स का स्तर वही है तो 4-5 साल में बड़ी रिटर्न वापस नहीं बनी। और लोगों को क्या है, एक तो जानकारी नहीं है, और इसका हिस्टोरिक जो मुद्दा है, जब भी कभी बुल मार्केट बना कोई ना कोई भाई ने आके मतलब कोई ना कोई नए तरीके की प्रॉब्लम मार्केट में खड़ी हो गई और लोगों ने 70%, 80%, 90% कैपिटल लॉस कर दिया बिटवीन 1990 एंड 2000।
तो एक वो हिस्टोरिक मुद्दा है कि कभी बुल रन करके रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा नहीं बनाया, और दूसरा जो बाय डिफॉल्ट आपने जहां पैसा डाला शेयर बाजार में डालने के बजाय, तो अगर आपने फिक्स्ड इनकम में डाला या गोल्ड में डाला या प्रॉपर्टी में डाला, वहां पे आपका बड़ा पैसा बन गया। तो लोग अभी भी वही ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। पर ये देखिए, ये जितनी देर से आएगा ना, उतने ज्यादा फोर्स से आएगा। फाइनली तो ये है कि आना तो पड़ेगा ही। जहां पे अगर ये देश में ट्रिगर पॉइंट कोई होप दिखता है आपको कब? अब वो सर, वो ट्रिगर पॉइंट ही पोस्टपोन होते जा रहे हैं, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। हमको वो ट्रिगर पॉइंट ही पोस्टपोन होता जा रहा है। ट्रिगर पॉइंट का होप तो है क्लियरली, अगर 120 करोड़ आदमी है और जिस हिसाब का लेटेंट डिमांड इस कंट्री में है। चूंकि ये राय उभर कर आ रही है कि एक फंड मैनेजर का मार्केट है जहां पे स्टॉक पिक करने का मौका होना चाहिए। हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर या बल्कि पिछले साल भर के अंदर लोगों ने काफी ज्यादा नुकसान उठाया है छोटे मझोली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके। तो इस पर यह सवाल उठता है कि यहाँ पे जिस तरह से धोखा खाया, तो कैसे एक सही कंपनी को चुना जाए? ये सवाल शिखा जी से पूछते हैं पहले कि एक तरफ एक छोटा इन्वेस्टर है जो छोटी मझोली कंपनी में चूक जाता है, लेकिन आप तो इनको लोन देती हैं अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंपनीज को। क्या आपके पास, एक बैंकर के पास, अपना कोई मैट्रिक्स है, कोई तरीका है समझने का कि किस पे दांव लगाएं, किस पे नहीं? All the behavior that I've seen of our retail investors, I think they take good calls. The only thing I would again reiterate is कि हम अच्छे कॉल लेते हैं, मगर it is very important, जैसे बिजनेस में the businesses जो अच्छा करती हैं वो वही हैं जिनका लॉन्ग टर्म गोल रहता है, वो अपने लॉन्ग टर्म गोल के साथ रहती हैं और सिस्टमैटिकली वो लॉन्ग टर्म गोल के लिए बिल्ड करती हैं। अगर कोई बिजनेस चाहे कि वो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को हमेशा एक्सेस करते रहे, तो दे विल डू वेल समटाइम्स बट दे विल नॉट डू वेल समटाइम्स। तो ये तो एक ब्रॉड तरीका बताया इन्होंने कि जो कंपनी फोकस्ड है उन पे दाव लगाइए, लेकिन ढेरों कंपनियां हैं। एक आम इन्वेस्टर जो रिसर्च करना भी चाहता है, जैसे कि आप मधु जी से पूछिए या निमेश जी से पूछिए, तो कहेंगे कि आप रिसर्च करो फिर पैसे लगाओ, लेकिन इतनी कंपनियों के बारे में जानकारी नहीं है। क्या क्रिसिल अपनी तरफ से कोई ऐसी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियों पे एक बेसिक रिसर्च अवेलेबल हो? बिल्कुल, आपने सही बात की कि वन ऑफ द की इश्यूज इज हाउ डू यू increase awareness, how do you attract more investors into the markets, into the mutual fund industry? I think the key issue there is awareness, और इसलिए एक हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक जो इनिशिएटिव है जिसका मैं मेंशन इस प्रोग्राम पे करना चाहूँगी, वो इनिशिएटिव है जो ग्लोबली क्वाइट यूनिक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, उसने एक प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया है, जिससे उन्होंने क्रिसिल द्वारा सारी जो कंपनियां हैं, 1400 कंपनी, 1400 कंपनीज जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किए गए हैं, उन सभी कंपनीज पे हमने कंपनी रिपोर्ट्स बनाए हैं। तो अगर आप एनएसई के वेबसाइट पे जाए आज और क्लिक करें, तो हर एक कंपनी जो लिस्टेड है एनएसई पे, उस पे आपको कंपनी रिपोर्ट मिलेगा। और वो रिपोर्ट जिस तरह से हमने बनाया है वो काफी सिंपल है। बेसिक इंफॉर्मेशन है कंपनीज के बारे में, फाइनेंशियल रेशियोज है, बिजनेस पे कमेंट है, मैनेजमेंट पे कमेंट है। तो इस तरीके से वो रिपोर्ट लिखा गया है कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, सिंपल रिटेल इन्वेस्टर्स कैन गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो पिछले साल में हमने लिया है। बिल्कुल, और इसका फायदा लोग आसानी से उठा सकते हैं। चर्चा जारी रहेगी, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट करके हम योगेश अग्रवाल साहब और हमारे बाकी मेहमानों से कुछ और सवाल पूछेंगे कि कुछ भी अनसर्टेनिटी हो और उथल पुथल हो, लेकिन उसमें भी पैसा कमाने के लिए आपको कैसा रास्ता अपनाना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक। His drive with a Ford Figo for 7 days, and now